आपकी आवाज में आज बात एमपी की महाभारत और महासंग्राम के लिए सियासी योद्धाओं के ऐलान की। कांग्रेस के बाद अब बीजेपी ने भी अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। एक साथ सभी 28 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। 25 सीटों पर उन पूर्व विधायकों को टिकट दिया गया है जिन्होंने कांग्रेस में रहते हुए इस्तीफा दे दिया था। बाकी बची 3 सीटों पर जहां विधायकों का निधन हुआ था वहां भी बीजेपी ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। उधर तीसरी तरफ बीएसपी भी है। जंग से पहले की सियासी गर्मी का आलम यह है कि अब बड़े नेताओं के काफिलों पर ईंटें भी फेंकी जा रही हैं। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले हमेशा की तरह देखते हैं एक रिपोर्ट। एमपी में 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की जंग के लिए अब दोनों तरफ के योद्धाओं का ऐलान हो चुका है। कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है, तो एक दिन पहले ही बीजेपी ने भी एक साथ सभी 28 सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। 28 में से 25 वो सीटें हैं जो कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी, जबकि 3 सीटें आगर मालवा, जौरा और ब्यावरा विधायकों के निधन के बाद खाली हुई। बीजेपी इस्तीफा देने वाले सभी 25 पूर्व विधायकों को इस बार कमल के निशान पर चुनाव लड़वाएगी, तो बाकी की 3 सीटों पर भी तमाम जद्दोजहद के बीच पार्टी ने मनोज ऊंटवाल, सूबेदार सिंह राजौधा और नारायण सिंह पवार पर दांव खेला है। तो तीसरी तरफ बीएसपी ने भी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। मतलब ये कि अब उपचुनाव की जंग के लिए तीनों दलों ने अपने अपने चेहरों को जनता के सामने रख दिया है। सियासी योद्धा भी सामने वाले योद्धाओं की मजबूती और कमजोरियों का हिसाब किताब लगाने में लग गए हैं। इस बीच तल्ख तेवरों के साथ सियासत चरम पर आ गई है। एक दूसरे की रैलियों और रोड शो का विरोध तो आम बात है, अब काफिले पर ईंट पड़ने लगी है। याद कीजिए, ग्वालियर दौरे पर कांग्रेसियों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को काले झंडे दिखाए थे, तो अब जवाब बीजेपी भी दे रही है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जहां भी जा रहे हैं उन्हें काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, मगर अनूपपुर में कमलनाथ के काफिले पर ईंट फेंकी गई। कांग्रेस जहां इसके लिए सीधा बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो जवाब में बीजेपी ने इसे कांग्रेस की ही साजिश बता डाला। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, इतनी बड़ी तादाद में लोग उनके स्वागत सत्कार के लिए आते हैं, तो प्रशासन की क्या व्यवस्था होती है? मैं मानता हूं कि प्रशासन नपुंसक जैसा व्यवहार कर रहा है। प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के नौकरों जैसा व्यवहार कर रहा है, उसको सजग होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों में ना हिंसा थी, ना हिंसा है, ना हिंसा रहेगी, लेकिन कांग्रेस ने पिछले 4-5 महीनों में जिस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत किया है वो आपत्तिजनक है, शर्मनाक है। जांच का विषय, मैंने कहा, जांच का विषय है और पुलिस को गंभीरता से जांच करनी चाहिए। एमपी के महासंग्राम की तारीख तय है, योद्धाओं का ऐलान हो चुका है, प्रत्याशी जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में जुट गए। बस अब देखना यह है एमपी की सियासी बिसात पर बाजी कौन मारेगा। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। तो एक रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि अब मैदान सज चुका है, रणभेरी बज चुकी है, सभी प्रत्याशी मैदान में सामने आ गए हैं। 3 बड़ी पार्टियां हैं मध्य प्रदेश की और तीनों एक एक करके अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी हैं। शुरुआत कांग्रेस की तरफ से हुई थी, बसपा ने भी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया और एक दिन पहले बीजेपी ने एक साथ एक मुश्त में एक किश्त 28 की 28 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। यानी कि सियासी योद्धा मैदान में आमने सामने हैं और अब सीधी जंग होने वाली है। जंग की तारीख क्या है वो तय हो चुकी है, आपको याद होगा। 3 नवंबर को आपको मतदान करना है और 10 नवंबर को आप ही तय करने वाले हैं, नतीजे आएंगे कि मध्य प्रदेश की सत्ता पर कौन काबिज होगा। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी, भोपाल से विधायक भी हैं, जुड़ रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ उमाशंकर गुप्ता जी, पूर्व मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीसी शर्मा जी आपका स्वागत है, उमाशंकर गुप्ता जी आपका भी स्वागत है और वरिष्ठ पत्रकार मृगेंद्र सिंह जी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मृगेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव से पहले मृगेंद्र जी के तजुर्बे का हमें फायदा मिलेगा। आप मैं तीनों के पास आऊं, सवाल पूछूं उससे पहले
क्या आप विधायक बनना चाहते हैं, क्या आप टिकट लड़ना चाहते हैं? आप कहेंगे कि ये खुला ऑफर कैसे आया है, तो आपको बताते हैं कि ये खुला ऑफर दिया है समाजवादी पार्टी ने। दरअसल मध्य प्रदेश उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को प्रत्याशी ही नहीं मिल रहे, जिसके बाद एसपी ने प्रत्याशी तलाशने के लिए अनोखा तरीका निकाला है। समाजवादी पार्टी ने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है जिस पर पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और पदाधिकारी जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो आवेदन कर सकते हैं। एसपी का जो व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है वो भी हम आपको बता देते हैं, जो कि खुद समाजवादी पार्टी ने इस व्हाट्सएप नंबर को प्रचारित किया है। नंबर है 755-72-95555। तो ये एक नंबर है, इस पर समाजवादी पार्टी के अगर आप कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, नेता हैं, तो आप अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर बात कर सकते हैं। और दिलचस्प बात यह कि क्या कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को ये बात नहीं मालूम कि उपचुनाव आ रहे हैं, पार्टी को प्रत्याशियों की जरूरत है, लेकिन पार्टी को खैर प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। ये भी डिबेट का एक एंगल रहेगा, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है उसी पर हम लौट रहे हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं और चूंकि मुद्दा बड़ा है तो डिबेट भी बड़ी है। आज 1 घंटा हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल उमा शंकर गुप्ता जी आपसे। उमा शंकर जी, पहले सवाल उठ रहे थे कि अब तक नाम नहीं आए, और जब नाम आए तो सीधा 28 के 28 एक बार में ही दे दिए। जद्दोजहद 25 सीटों को लेकर नहीं थी, वो तो आला कमान ने भी तय कर दिया था कि जिन प्रत्याशियों ने इस्तीफा दिया, जिन विधायकों ने इस्तीफा दिया, प्रत्याशी वही हैं। जद्दोजहद दरअसल 3 सीटों पर थी जहां विधायकों के निधन हुए थे। नहीं, जद्दोजहद किसी सीट पर नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी को जिस दिन घोषणा करना था उस दिन घोषणा की है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक पद्धति है, प्रदेश चुनाव समिति अनुशंसा करती है, उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उन नामों पर चर्चा होती है और अंत में उस पर फैसला होता है। और जब ये केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई और उसके दूसरे दिन पूरी लिस्ट जारी कर दी, साधारणतः वही नाम थे जो साधारणतः चर्चा में थे, जिनको टिकट देना था। इसलिए कहीं जद्दोजहद, कहीं बहस, कहीं विवाद, ऐसी कोई स्थिति इस समय नहीं थी। उमाशंकर जी, हमें तो खबर है कि संघ के सर्वे में 6 से 7 वो सिंधिया समर्थक थे जो सीट अपनी नहीं जीत पा रहे हैं। नतीजा ये कि संघ का सर्वे कुछ और कहता था, सिंधिया का दबाव कुछ और था और देरी की वजह यही थी। नहीं आसिफ भाई, अब समाचार कुछ भी कहे जा सकते हैं, अंदाज लगाया जा सकता है। जब उम्मीदवार पहले से ही तय थे, जैसे आपने भी कहा कि 25 उम्मीदवार तो पहले से तय ही थे, तो वहाँ सर्वे का प्रश्न ही नहीं उठता। 3 उम्मीदवार जो हमारे हैं वो भी साधारणतः आप देखेंगे कि 2 जगह जो पहले चुनाव लड़े 2018 में वही उम्मीदवार थे। तीसरी जगह दुर्भाग्य से हमारे विधायक का देहांत हुआ, उनके वहाँ एक चर्चा का विषय था, हमारा सर्वे का विषय था। इन 3 पर सर्वे हुए हैं, तो 7 के रिपोर्ट अच्छी और पॉजिटिव और नकारात्मक होने का प्रश्न नहीं उठता। तो कहीं कोई ये सर्वे नहीं था, क्योंकि चुनाव में टिकट 25 स्थानों पे देने का तो पार्टी से पहले से ही निर्णय था। तो गुप्ता जी, बाकी जो 3 सीट है वो सर्वे के आधार पर टिकट दी गई है? डेफिनेटली। तो फिर क्या वजह है कि भोपाल दफ्तर में जहां बैठते हैं वहां पर ब्यावरा से आकर कार्यकर्ता ये मांग करते हैं, ब्यावरा मांगे नया चेहरा, और फिर नारायण सिंह पवार को टिकट दिया जाता है? नहीं, तो कार्यकर्ता ज्यादा किससे कहते हैं, सर्वे में 100% तो नहीं होता आसिफ जी। जो बात आई है सर्वे में अधिकांश मत आया, उसके आधार पर पार्टी टिकट देती है। हम ये कल्पना करें कि किसी को भी टिकट दिया है वो 100% सबकी सहमति से होगा, ऐसा तो कहीं नहीं होता है। उमाशंकर गुप्ता जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। पीसी शर्मा जी, जब हिसाब किताब कांग्रेस लगा रही थी तो कांग्रेस को भी ये खबर थी कि 6 से 7 सीटें ऐसी हैं जहां पर संघ का सर्वे कहता है कि प्रत्याशी कमजोर है, अगर बदल दिया जाए तो बेहतर है। कांग्रेस भी ये मानकर चल रही थी कि अगर प्रत्याशी बदला जाएगा तो शायद मुकाबला टफ होगा, लेकिन अगर यही प्रत्याशी रहते हैं तो शायद जंग आसान हो जाए। उन 6-7 सीटों का मैं जिक्र तो नहीं करूंगा, लेकिन अब स्थिति वही पुरानी वाली है। 25 के 25 जो बीजेपी आलाकमान ने कही थी, प्रत्याशी वही हैं। देखिए, ऐसा है कि जो गुप्ता जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की एक पद्धति रही है और टिकट बांटने का एक सिस्टम है, मैं समझता हूँ वो सब फेल हो गया इस बार। सिंधिया जी ने वो सब फेल कर दिया, क्योंकि सिंधिया जी आई इस शर्त पे थे, या ये जितने ही 25 लोग आई जो इनको खरीदा गया था, जिसको कहा जा रहा है, जो ये बिके, तो मैं समझता हूँ कि उसमें जो पैसे का लेन देन हुआ, खरीद फरोख्त हुई, जनमत को खरीदा गया, ये सब मामले हुए,
तो ऐसी स्थिति में बस की नहीं थी भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की, कि वो सिंधिया जी जो लोगों को लेके आए थे उनको टिकट काट देते। और आप 7 की बात कर रहे हो, ये जो गए हैं इसमें, ये आधे से ज़्यादा की तो जमानत जब्त होगी इसमें। उनके क्षेत्रों में बुरी हालत है, नोट बांट रहे हैं, कहीं साड़ी बांट रहे हैं, कई पत्थर फेंक रहे हैं, जो कुछ कर सकते हैं सब कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आधे से ज़्यादा की जमानत जब्त होगी। और ये 25 के 25 तो हारेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता को इतना बेवकूफ़ न समझे ये लोग 25 या जो भी जिन्होंने भी इनको प्रश्रय दिया है कि वो कुछ देख नहीं रही है। वो एक वो है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, इसको सब मालूम है एक एक चीज़ कहाँ। शर्मा जी अगर 25 के 25 हार रहे हैं तो बाकी 3 जीत रहे हैं क्या? कौन नहीं, ये तो पहली बात तो इनकी हो रही ना, पहली तो बात इन 25 की हो रही है, इनका सफाया होनी है। वो जो 3 है वो भी हम जीतेंगे, 28 के 28 जीतेंगे, क्योंकि नारा ही हमारा वो है, बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, गद्दारों की नहीं कमलनाथ जी की सरकार चाहिए। और अब तो लोग ये कहने लगे कि जनता ने कर दिया ऐलान, गद्दारों का मिटेगा नामो निशान। तो ये तो सरासर गद्दारी है उस जनता के साथ जिसने वोट डाला। और ये अधिकार जनता के पास है कि किसकी सरकार बने और किसकी सरकार को हटाया जाए और किसकी सरकार बनाए, ये 2018 में तय कर दिया था। वो शर्मा जी आज थोड़ा शेरो शायरी के मूड में लग रहे हैं, उन्होंने शेरों के जरिए बता दिया क्या वो चाहते हैं, क्या उनकी पार्टी चाहती है। हालांकि जब पहली बार उन्होंने कहा बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए तो मुझे आगे लगा कि शायद वो कहने वाले बाकी का पता नहीं, अनूपपुर से बिसाऊ चाहिए। खैर वो राइम भी उससे कर जाता, लेकिन वो कह रहे हैं कि अनूपपुर भी नहीं छोड़ेंगे। मृगेंद्र सिंह जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, शर्मा जी आपके पास आता हूँ। मृगेंद्र सिंह जी आपके पास आ रहा हूँ और मेरा आपसे एक सवाल, सर अंदर खाने जो खबरें निकल कर आई वो ये कि एक तो सिंधिया अपने समर्थकों के साथ जब बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी की सरकार बने तो संघ इस पूरे एपिसोड से बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं था, लेकिन चूंकि सरकार बन रही थी तो ठीक था। उसके बाद जब सर्वे हुआ तो उसमें संघ ने खुद ये बात रखी कि 6 से 7 ऐसे कैंडिडेट हैं जो हो सकता है कि आप शायद वहां पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। उसमें गणित ये आ गया कि जीत के लिए चाहिए ही 8-9 सीटें। सिंधिया को फिलहाल नाराज करना, उनकी नाराजगी मोल लेना शायद बीजेपी के लिए ठीक नहीं। इसी वजह से फिर वो आखिरी गणित निकला कि 25 के 25 को टिकट दे दी जाए। देखिए तो पहले से तय था, जब सिंधिया समर्थक सभी गए तो विधायक लोग इस्तीफा दे रहे थे, तभी ये तय था कि सभी 25 को टिकट जाएगी। जो पार्टी हाईकमान से सिंधिया जब शामिल हुए थे भारतीय जनता पार्टी में, तभी ये तय हो गया था कि हमारे साथ जो भी विधायक आएंगे या जो इस्तीफा देंगे उनको सबको टिकट चाहिए। वो तो पहले ही तय हो गया था। सर्वे कराए गए, बात सही है, सर्वे उसकी कमजोर थी, ऐसा बता रहे हैं 6-7 कमजोर थी, ये सब बातें सही है। लेकिन चूंकि जो बातें पहले तय हो गई थी, जो बातचीत हुई, सिंधिया जी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, सब चीजें पहले से तय थी, इसलिए बदलाव का सवाल ही नहीं उठता था उम्मीदवारों को। अब चाहे इनकी रिपोर्ट सर्वे जो भी आए, अब सर्वे रिपोर्ट के बाद भी चूंकि भारतीय जनता पार्टी को यह विश्वास है कि उनके जो ग्राउंड लेवल कार्यकर्ता हैं, बूथ स्तर पर कार्यकर्ता हैं, तो वो उनके जो भी सिंधिया समर्थक आए हैं जिनको पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, उनको जिताने की जिम्मेदारी उनको दी गई कि जिताएं। और इसमें कोई इजपट था ही नहीं। जब सिंधिया जी गए तभी ये तय हो गया था कि जो भी आएगा उसको पार्टी टिकट देगी। मृगेंद्र सिंह जी ग्राउंड रिपोर्ट क्या है सर? जैसे एक सीट ब्यावरा, इसके साथ साथ एक सीट हाट पिपलिया, यहाँ अपने ही प्रत्याशी पर विरोध के स्वर भी पार्टी में देखने को मिले और वो विरोध भोपाल तक पहुंचा। तो वहां क्या सब कुछ सेटल कर लिया गया जो बीजेपी का दावा है, या दरअसल अभी भी वहां खींचतान है? देखिए ब्यावरा की सीट की अपन बात करें, जो नारायण सिंह पवार को टिकट दिया गया, तो वो वहां के ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ताओं हैं और नेता उनको लाइक नहीं करते, ज्यादा पटरी नहीं बैठती, लेकिन जनता में वो काफी लोकप्रिय हैं। इसीलिए पिछला चुनाव भी काफी संघर्ष के बाद वो मात्र 1260 वोटों से हारे थे। उनके बारे में कहा जाता है कि पिछले 5 साल में जो भी ब्यावरा में विकास के काम हुए हैं, इसके पहले कभी ब्यावरा में विकास काम नहीं हुआ। इसलिए पार्टी नेताओं के भारी विरोध के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट देने का निर्णय लिया, क्योंकि एक बार विधायक रहे, पिछले बार बहुत कम वोटों से हारेंगे। अब जहां तक अपन बात कर रहे हैं हाट पिपलिया से, जहां मनोज चौधरी को टिकट दिया गया है, वहां निश्चित रूप से दीपक जोशी उनका विरोध कर रहे हैं। उनके लोग आए भी थे, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बातचीत के बाद अब दीपक जोशी कितना मान गए, कितना वो फील्ड में दिखेगा, ये बात की बात है। लेकिन ये बात सही है कि वो बहुत कुछ इस पर निर्भर है
उनकी हार जीत कि दीपक जोशी या उनसे जुड़े कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी कितनी मेहनत करते हैं और कितना काम करते हैं, इस पर मनोज चौधरी का भविष्य टिका हुआ नहीं। उसमें दीपक जोशी कह भी चुके हैं कि मैं तो कांग्रेस जाने ही वाला था, वो तो कार्यकर्ताओं के कहने पर रुक गया। और उधर पीसी शर्मा जी हाट पिपलिया पर अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर चुके थे, तो जो बची कुछ संभावनाएं थी उसके बाद वो भी खत्म हो गई। मैं इस पर भी आऊंगा। उमाशंकर गुप्ता जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और अब मेरा दूसरा सवाल आपसे ये कि एक तरफ आपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है और दूसरी तरफ आपके ही प्रत्याशी जो कभी ना कभी आपके यहां से लड़े, अब वो कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ेंगे। यानी कांग्रेस वाले आपकी तरफ से, आपके वाले कांग्रेस की, बीजेपी की तरफ से। जनता थोड़ा हिसाब किताब लगा रही है कौन किसका है। आजकल तो नेता इतनी तेजी में पार्टी बदली है। गोविंद सिंह राजपूत कई बार कह गए कि बीजेपी का तो काम ही है नकली राम के नाम पर वोट मांगना, तो इधर नारायण सिंह पवार भी इस तरह का बयान दे गए थे। उधर कांग्रेस वाले आजकल कह रहे हैं कि बीजेपी को ही टिकट देना, बाद में कह रहे हैं कि नहीं फूल नहीं दिखना चाहिए। देखिए, कांग्रेस ने में भी बीजेपी के लोग गए हैं, आप भी कह रहे हैं इस बात को, लेकिन मैं उनको बिकाऊ नहीं कहूँगा, उनको गद्दार नहीं कहूँगा। हम उनमें के नहीं है कि कल तक जिनके साथ हम बगल में बैठ के खाना खाते थे, जिनके पैर पड़ते थे, वो अगर पार्टी छोड़ के चले गए तो एक दिन में ही गद्दार हो गए, एक दिन में बिकाई हो गए। अब कांग्रेस के साथियों को शर्म नहीं आती है कहते हुए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बिकाऊ हो गए। 6 मंत्री और 16 विधायक पद छोड़कर आए हैं, इस्तीफा दिया उन्होंने। आपके कुशासन के कारण, अराजकता के कारण प्रदेश में विकास के सब काम ठप हो गए, इसके कारण क्षेत्र की जनता को मुंह नहीं दिखा पा रहे थे, इसके कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेता को ये कहना पड़ा कि आप काम करिए नहीं तो मुझे आंदोलन करना पड़ेगा, सड़कों पर उतरना पड़ेगा। तो आप अहंकार में कहते हैं कि आप सड़क पर उतर जाइए। इस कारण से कांग्रेस छोड़कर लोग आए हैं और वो कांग्रेस छोड़ के मंत्री पद छोड़कर आए हैं, विधायक पद छोड़कर आए हैं। गुप्ता जी माफ कीजिए, लेकिन आप ये बातें इतनी आसानी से इसलिए कह सकते हैं कि आपका तो कुछ गया नहीं। शर्मा जी अच्छे खासे मंत्री थे, सरकार भी गए, मंत्री पद भी चला गया आपके चक्कर में। नहीं, मैं कह रहा हूँ उसके जिम्मेदार भी यही लोग हैं। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह ही हैं जिनके अहंकार को सरकार ले डूबी। हमने उसको गिराने की कोशिश नहीं की। कांग्रेस के साथी ही घबरा कर परेशान होकर आए हैं और आए हैं, तो अब आप उनको गद्दार कह रहे हैं। मैं ही इस बात को कह रहा हूँ, कल तक जिनके बगल में बैठते थे आज वो गद्दार हो गए, आज वो बिकाऊ हो गए। और फिर जिनको आपने अभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ले गए और टिकट दिया, मैं उनको गद्दार नहीं कह रहा, मैं उनको बिकाऊ नहीं कह रहा, लेकिन उनके बारे में आपका क्या कहना है? मैं वही अगला सवाल मैं पीसी शर्मा जी से पूछने वाला हूँ। जीना चाहती है। गुप्ता जी लौट रहा हूँ इस पर मैं आपके पास। ये पब्लिक जी, ये एक मिनट आसिफ भाई, एक मिनट जी, ये पब्लिक ये सब बारीकी से देख रही है। आपका ये दोहरा चरित्र है, ये पब्लिक सब देख रही है कि एक तरफ आप क्या कर रहे हैं, दूसरी तरफ आरोप क्या लगा रहे हैं। और ये इसलिए इस समय कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना है। ठीक, शर्मा जी आपके यहां से जितने गए बीजेपी में वो सारे बिकाऊ हो गए, आपको टिकाऊ चाहिए। लेकिन बीजेपी से आपके यहां जितने आए, अजब कुशवाहा, सतीश सिकरवार, पारुल साहू, सुरेश राजे, हालांकि बीजेपी, बसपा, सपा पता नहीं कहां से होकर आए, वो तो कई पार्टी छोड़कर आए, ऐसे जितने नाम आपके पास आए वो सब पाक साफ है, उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। डेफिनेशन एक ही होनी चाहिए ना सर, इधर अलग है उधर अलग, ऐसा क्यों? ये भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों की बात करती थी, पार्टी विद डिफरेंस की बात करती थी। और जो बात ये कह रहे हैं आदरणीय गुप्ता जी, वरिष्ठ नेता हैं मध्य प्रदेश के, 15 साल मंत्री रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जिनके साथ बैठते थे उनको गद्दार कह रहे हैं। तो ये तो सरासर जनता के साथ गद्दारी हुई, जिनने 5 साल के लिए वोट दिया था आपको। ये पैसे इसमें जनता के लग रहे हैं चुनाव में 25, उसकी भी याचिका लगी है कि ये पैसा इनसे वसूला जाए। और दूसरी बात, जो कांग्रेस में आए हैं, चाहे वो प्रेमचंद गुड्डू हो या पारुल साहू हो, ये सब कांग्रेस के थे और उनने कहा भी है कि हम उनकी सिंधिया जी की वजह से वहाँ गए थे। अब सिंधिया जी उधर चले गए तो वो इधर आ गए। और दूसरा, अभी आज हमारे पास कोई सत्ता तो है नहीं, कुछ देने के लिए तो है नहीं जो इनको दें, लेकिन ये सरकार में मंत्री बन गए 14 लोग, एमएलए नहीं है लेकिन वहाँ मंत्री बन गए। और ये लोग लगातार गाली दे रहे थे शिवराज जी को, ये लगातार मोदी जी को गाली दे रहे थे। इनके अभी भी कैसेट चल रहे हैं, सिंधिया जी के भी चल रहे हैं,
जिसमें वो कह रहे हैं कि किसानों के हत्यारे शिवराज सिंह चौहान, फला मोदी ने ये कर दिया, गोली चलाई, ये किसानों का को कुछ दिया नहीं, आत्महत्या, ये सब रोज चल रहे हैं कैसे। तो ऐसे लोगों को इनने बिठा लिया, इनके लिए अब अच्छे हो गए वो, क्योंकि इनको सत्ता मिल गई। कितने सत्ता के लोभी है ये आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो मैंने आज कहा भी मीडिया में कि महाभारत में एक प्रसंग आता है, उसमें ये क्या मामा जैसे डेली सोप में सर जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ब्रेक के बाद दिखाई जाती है। आप जब महाभारत के जब प्रसंग का जिक्र करने जा रहे हैं तो शर्मा जी आपके महाभारत का प्रसंग में जरूर जानूंगा, जनता भी जानेगी। छोटे से ब्रेक से रुकना है शर्मा जी, ब्रेक के बाद मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, सस्पेंस मत खत्म कीजिए। महाभारत का जो प्रसंग है वो मैं आपसे सुनूंगा, एमपी की महाभारत में। छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद हाजिर आप देख रहे हैं आपकी आवाज, और आपकी आवाज में आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की महाभारत के लिए रणभेरी बज गई है, मैदान सज गया है, सारे प्रत्याशी आमने सामने हैं। बसपा, बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो गया है। समाजवादी पार्टी में अभी भी प्रत्याशियों के लिए वैकेंसी खाली है, वॉक इन इंटरव्यू है। तो अगर आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं तो एक व्हाट्सएप नंबर भी हमने आपको बताया था, और वो व्हाट्सएप नंबर पर आप बात करके समाजवादी पार्टी का टिकट ले सकते हैं। बड़ा आसान हो गया है कि आप चुनाव लड़ना, ये भी कुछ लोग सोच रहे होंगे। खैर वो एक अलग बात है। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी, बीजेपी की तरफ से पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता जी और वरिष्ठ पत्रकार मृगेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जैसा मैंने कहा था कि ब्रेक के बाद सीधा मैं शर्मा जी के पास आऊंगा। शर्मा जी महाभारत का कोई बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग बताने वाले थे, तो शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं, फिर मैं चर्चा आगे बढ़ाता हूं। ये पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेता इस समय धृतराष्ट्र के रोल में है। इनको दिख नहीं रहा है कि जनता कितनी परेशान है। आप ये देखिए कि उसमें एक प्रसंग आता है जिसमें शकुनी मामा ये कहते हैं कि अगर विजय ताकत से प्राप्त नहीं हो तो छल कपट और षड्यंत्र प्राप्त कर लो, लेकिन सत्ता हासिल करो। और यही उनने कोशिश की और किया, और उसके लिए युद्ध हुआ। और आज वही युद्ध है। यहाँ जो 25 लोग गए, ये सब पूरा एक षड्यंत्र हुआ, और षड्यंत्र होकर आज ये स्थिति बनी है कि इसमें पीसी कौन? जनता, जिसने 5 साल के लिए वोट दिए थे वो जनता पीसी। और अभी जो बात कर रहे थे गुप्ता जी, तो ये आपके नेता जयभान सिंह पवैया, प्रभात झा, ये तो हमेशा सिंधिया जी के खिलाफ बोलते रहे, और आज पक्ष में बोल रहे हैं। क्या क्या हो जाता है? ये सत्ता में क्या सब चीज़ बदल जाती है? हर चीज़ बदल जाती है। ये एक मेन चीज़ है। और द्रौपदी बनी हुई है वो इस प्रदेश की जनता। ये पैसे लग रहे हैं चुनावों में। ये कोरोना काल आ गया, ये बात कर रहे थे कि इसलिए गए कि कुछ हुआ नहीं। अरे किसानों का ऋण माफ़ी हो गई, विधानसभा के अंदर उत्तर दिया कि 11,500 करोड़ का ऋण माफ हुआ। 300 से 600 पेंशन हुई, 100 रुपये से 100 यूनिट बिजली आई, जो पूरे आज हज़ारों के बिल आ रहे हैं। ये गुप्ता जी को मालूम है, इनके भोपाल में रहते हैं। ये सब चीज़ें हुई, यहाँ पर रोजगार मिला युवाओं को। और मैं समझता हूँ कि जो नंबर 1 पे, जो जीडीपी के मामले में नंबर 1 में आया मध्य प्रदेश पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और 6 महीने के अंदर लोग बेरोजगार हो गए, संक्रमण हो गया 1.5 लाख से ज़्यादा, 2500 लोगों की जानें चली गई, ऑक्सीजन मिल नहीं रही है। पूरी जो मध्य प्रदेश की इकोनॉमी ठप हो गई, लोगों की इकोनॉमी ठप हो गई। जो हमारे कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों के डीए नहीं मिल पा रहे हैं। जो अतिथि शिक्षक की बात की थी तो इनके मंत्री कहते हैं, शिक्षा मंत्री जी, क्या मैं आत्महत्या कर लूँ? जिसके लिए कहा था उनने कि मैं सड़क पे उतर जाऊंगा। और 7 दिन पहले विधानसभा में भी लिखित जवाब आ गया कि अभी फिलहाल नियमितीकरण का कोई उसमें योजना नहीं है। मैं लौट रहा हूँ शर्मा जी आपके पास। तो इसलिए सत्ता के लिए ये सब हो जाता है क्या? शर्मा जी लौट रहा हूँ मैं आपके पास। गुप्ता जी आपके पास आ रहा हूँ। गुप्ता जी, जैसा शर्मा जी ने कहा कि महाभारत में एक जगह शकुनी मामा कहते हैं कि अगर जीत पराक्रम से ना मिले, शौर्य से ना मिले, तो फिर छल कपट करना चाहिए। अंग्रेजों में भी एक मामा थे, वो कह गए थे कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है उमाशंकर गुप्ता जी कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो इसका मतलब ये कि अब बड़े नेताओं पर पत्थर पड़ेंगे क्या, ईंटें पड़ेंगे क्या? अनूपपुर में कमलनाथ पर ईंट चली है। मैं पहले तो माननीय पीसी शर्मा जी से कहना चाहता हूं कि वो कथा उन पर ही लागू होती है, क्योंकि आपने ऐसे हालत क्यों कर दी है? आप क्यों इतने मदमस्त हो गए? जनता परेशान नहीं है इस समय, कांग्रेस के नेता और मंत्री परेशान हो गए, सारा धंधा चौपट हो गया, अराजकता का वातावरण आपने बना दिया था, भ्रष्टाचार, ट्रांसफर उद्योग,
आप छूते नहीं हैं, आप सब उसके गवाह हैं, भोपाल में ही रहते हैं आप भी। जिस प्रकार की हालत कर दी थी, और ये मंत्री विधायक आए हैं तो ये मंत्री पद छोड़कर आए हैं और अब फिर चुनाव में जा रहे हैं, चुनाव में जाके जनता का फैसला लेने जा रहे हैं। अगर गलत किया है तो जनता उसका फैसला देगी, ठीक, जनता तो उसका फैसला कर देगी। गुप्ता जी, मेरा सवाल वही खड़ा है, 10 तारीख को हो जाएगा, 3 तारीख को वोटिंग के बाद ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। आज हमने पहली बार देखा कि काले झंडे का जवाब ईंट से दिया जाएगा। नहीं, मैं उस पर भी आ रहा हूं। मैं पीसी शर्मा साहब को ये निवेदन कर रहा था। और भारतीय जनता पार्टी हिंसा की राजनीति में भरोसा नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकते। सांकेतिक हड़ताल, काले झंडे, ये हो सकता है, लेकिन पत्थर मारने का काम भारतीय जनता पार्टी के तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदर्शन में एक बीच में उनके आदमी आकर ईंट बरसाता है, कार्यकर्ताओं को पता नहीं चलता है कहां से आया आदमी, कौन है? नहीं, कोई आ जाएगा तो कोई कार्यकर्ता वहाँ चौकसी में तो नहीं रहते हैं ना। जब काले झंडे दिखा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कौन घुस गया, ये देखने का और जांच का विषय। और हम कह रहे हैं कि ऐसा जिसने किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, पूरी जांच होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का षड्यंत्र है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये करेंगे? हम ये करते ही नहीं ना, हमारा इसमें भरोसा है, हम प्रजातांत्रिक तरीके में भरोसा करते हैं। ये सब तो कांग्रेस की पिछले दिनों की सारी आप देखिए, 4-5 महीने में जिस प्रकार की राजनीति रही है उनकी उकसाने की, भड़काने की, और जिस प्रकार की बातचीत वो कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे कृत्य की निंदा करती है और जिसने भी किया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ठीक, हालांकि उसकी फुटेज वगैरह भी है। गुप्ता जी, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको फुटेज भी दे दूंगा, मेरे पास फुटेज है उसकी। खैर, मैं लौट रहा हूं उस पर आपके पास। मृगेंद्र सिंह जी, फुटेज भी है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। ठीक, मैं आ रहा हूं गुप्ता जी आपके पास। मृगेंद्र सिंह जी, आपके पास आ रहा हूं। मृगेंद्र जी, ऐसी तो ना कभी सियासत थी मध्य प्रदेश की, बड़े नेता अगर किसी भी दल के दिल्ली से या यहीं के अगर कहीं प्रवास पर जाते थे तो ठीक है, एक तरह का विरोध हो गया, प्रदर्शन हो गया, पुतले फूंके, ठीक है, वो एक अलग चीज है। लेकिन यूं ईंट पड़ना, पत्थर पड़ना, ये कभी परंपरा नहीं रही सर। बिल्कुल सही कहा आपने, मध्य प्रदेश की कभी ये परंपरा नहीं रही है। लेकिन जो आप तो देख रहे हैं, बहुत सारी नई नई परंपराएं बन रही मध्य प्रदेश में, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है। चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, वरिष्ठ नेताओं का सम्मान होना चाहिए। विरोध, लोकतंत्र में विरोध होना चाहिए। काले झंडे दिखाओ, मुर्दाबाद के नारे लगाओ, चक्का जाम करो, ये सब चाहे तो ठीक है, लेकिन पत्थर फेंको, वो भी एक बड़े नेता पर जो कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, मैं तो इसको उचित नहीं समझता। उमाशंकर गुप्ता जी ने देखा, आपने कहा कि उमाशंकर जी ने खुद कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नहीं है, और निश्चित रूप से इस मामले की जांच होनी चाहिए कि आखिर कमलनाथ जी पर पत्थर किसने फेंके और किसके इशारे पर हुआ। अगर इस तरह की राजनीति मध्य प्रदेश में शुरू हो जाएगी तो मध्य प्रदेश का जो इतिहास है वो कभी इस तरह की चीजों को माफ नहीं करता है, और अगर इस तरह की जो भी करेंगे निश्चित रूप से फल प्रदेश की जनता उनको देगी। जो कि अन्य राज्य, कई राज्यों में आप देखते हैं नेताओं पर सामान्य बात हो गई पत्थर फेंकना, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति रही। मैं तो यही कहूंगा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए, जो भी इसमें दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी भी पार्टी ने कहा कि कांग्रेस भाजपा ने, अगर बसपा का भी कोई नेता, समाजवादी पार्टी का नेता है या कोई, उस पर किसी पत्थर विरोध होना चाहिए। विरोध सही है, लोकतंत्र में विरोध सबका होना चाहिए जो गलत करते हैं, लेकिन इस तरह खूनी राजनीति नहीं होनी चाहिए। किसी पत्थर फेंको, किसी पर डंडे फेंको, ये उचित नहीं है। नहीं, इस पर मृगेंद्र जी मैं आपसे यही जानना चाह रहा था कि ये दरअसल आपको लगता है कि सियासी विरोध से अब थोड़ा सा अलग बात चली गई है। एक कांग्रेस कार्यकर्ता एसडीएम के चेहरे पर कालिक पोत देता है, इधर कमलनाथ के काफिले पर ईंट फेंक दी जाती है। ये आला कमान को खुश करने के चक्कर में, अपना चेहरा चमकाने के चक्कर में, और दूसरा ये जो विधायकों की अदला बदली हुई है, इसने शायद पर्सनल कर दिया है कार्यकर्ताओं को, नेताओं को। नतीजा आपा खो बैठ रहे हैं। ये आप जो कह रहे हैं विधायक अदला बदली से, बात सही है, लेकिन मैं नहीं समझता किसी भी पार्टी का नेता, बड़ा नेता, चाहे भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, बसपा का हो, ये इस तरह की राजनीति को पसंद करेगा कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए कोई पत्थर फेंक रहा तो उसको माफ करे, उसको बोले कि आपने बहुत अच्छा काम किया, उसको कोई पद मिल जाए। मैं नहीं समझता किसी भी पार्टी का नेता इस तरह की जो कृत्य है उसको समर्थन करेगा या उसको आगे बढ़ाएगा। यह कार्यकर्ताओं का जोश हो सकता है कि जोश में आकर किसी कार्यकर्ता ने काले झंडे उसके हाथ में नहीं थे, आप देख काले झंडा नहीं था, पत्थर ही फेंक दिया, ये हो सकता है। लेकिन कोई भी पार्टी का बड़ा नेता इसे पसंद नहीं करेगा, ना चाहेगा कि इस तरह की राजनीति मध्य प्रदेश में। जी,
ये तो भगवान का शुक्र है कि भगवान ने जमीन पर सिर्फ पत्थर बनाए हैं। अगर जमीन पर अगर कहीं सुतली बम भी रखे होते तो बड़े बड़े हादसे हो जाते। कार्यकर्ता आजकल बड़े उत्साहित हैं। मैं लौट रहा हूं इस पर मृगेंद्र जी आपके पास। पीसी शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। और पीसी शर्मा जी, मेरा आपसे एक सवाल, कांग्रेस की चिंता चुनाव को लेकर इस लिहाज से दिखती है कि एक रामेश्वर शर्मा अगर बीजेपी का प्रचार करने के लिए आ रहे हैं तो कांग्रेस को उसमें आपत्ति। कांग्रेस प्रचार करेगी तो उसमें अशोक गहलोत से लेके भूपेश बघेल तक और भूपेश बघेल से लेके सचिन पायलट तक को आमंत्रित किया जा रहा है। थोड़ा टेंशन है क्या सर? क्योंकि आप जिनके खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं दरअसल वो मंत्री हैं। जी देखिए, टेंशन कुछ नहीं है। कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है और सर्वे के आधार पर कांग्रेस ने टिकट बांटे हैं और कहीं आवाज़ नहीं आ रही, कोई चू नहीं हो रही है जो टिकट बटे हैं उसमें। ये बात अलग है जैसे बीजेपी में दीपक जोशी, जो 25 लोग जिनकी सीटें जा रही हैं, जिनमें वो लोग जो स्थापित नेता थे, दीपक जोशी, जबान सिंह जी पवैया, सेजवार जी, ऐसे सब स्थापित लोग जो थे, इनकी परमानेंट, अगर ये लोग जीत गए चुनाव तो इनकी परमानेंट सीट गई, इनको कभी कोई मौका नहीं मिलने वाला है। तो ये सब स्थिति, कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। और रामेश्वर शर्मा जी क्योंकि स्पीकर हैं, इसलिए बात उठी है कि स्पीकर हैं तो स्पीकर की गरिमा होती है कि वो किसी भी पार्टी का सदस्य नहीं माना जाता है, वो सर्वदलीय हो जाता है। क्योंकि जब भी बैठक हुई विधानसभा में तो सर्वदलीय बैठक हुई, तो उस हिसाब से ये बात उठी होगी। लेकिन बाकी आमंत्रण तो हम सब नेताओं को देंगे हमारे, कि आइए आप चुनाव के अंदर प्रचार कीजिए। तो शर्मा जी, अगर सारी सीटों पर सर्वे के आधार पर ही आप ही से पूछ रहा हूं शर्मा जी, कमलनाथ जी की सभाओं में, जी मैं आप ही से पूछ रहा हूं कि अगर सर्वे के आधार पर ही कमलनाथ ने टिकट बांटी, कांग्रेस ने टिकट बांटी, तो फिर अभिषेक टिंकू के मामले में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी क्या? देखिए, ये सर्वे लगातार चलते रहे उनके। सर्वे एक ऐसी चीज़ जो बंद होती नहीं है। और सर्वे में एक वो लगा कि ये कमल पटेल ज़्यादा ऊपर है तो इसलिए चेंज कर दिया। आप चिंता बढ़ा रहे हैं बाकी प्रत्याशियों की भी, सर्वे अभी भी जारी है। अट्रैक्शन का देखिए, अभी बाकी घोषित हो गए, 9 तारीख से नॉमिनेशन भरे जाएंगे। मैं समझता हूँ कि आपको फिर बदल होने के चांसेस नहीं। कमलनाथ जी की मीटिंगों में भीड़ आ रही है, लगातार लंबी भीड़ आ रही है, इससे बौखला रही है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए ये पत्थरबाजी हुई। ये बिसाहू लाल सिंह जी के साथ जिसने ईंट फेंकी है, पत्थर फेंका है, उसका फोटो है। ये आपके पास भी होंगे, हमारे पास भी है। ये पूरी तरह से वायरल हो रहे हैं और निश्चित तौर पर इसकी जाँच होनी चाहिए। ये ठीक नहीं है परंपरा, ये ठीक परंपरा नहीं है। क्योंकि बाकी सब चीज़ें ठीक है हो रही हैं, उस पर ऑब्जेक्शन उठता है कि नोट बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं, ये ठीक है अपनी जगह। लेकिन पत्थरबाजी, और एक नेशनल लीडर हैं वो, तो कई साल केंद्रीय मंत्री रहे और नरेंद्र मोदी जी को भी जब प्रोटेम स्पीकर थे तो इन्हें शपथ दिलाई थी, इतने सीनियर हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ अध्यक्ष हैं कांग्रेस के और नेता प्रतिपक्ष हैं। ऐसी स्थिति में अगर ये सब चीज़ें होंगी, और ये कहीं ना कहीं मामला उठा है कि नरेंद्र तोमर जी ने ग्वालियर में कहा था ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, तो लगता है कि वो जो प्रदर्शन सांकेतिक हुए थे कांग्रेस के, उसका जवाब इस तरह से दिया गया उनके लोगों ने। मैं समझता हूँ कहीं से उचित नहीं है। और गुप्ता जी ने भी कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए, कोई दोषी है तो कार्रवाई होनी चाहिए। उस मामले में आप दोनों एक ही बात कह रहे हैं, तो हम भी उसका समर्थन करते हैं। अपनी बात रखें, इस तरह की राजनीति का बिल्कुल कहीं से कोई लेकिन ये मान्यता नहीं है, हिंसा की राजनीति न हो। ये मध्य प्रदेश हमेशा इन चीजों से दूर रहा है। मैं लौट रहा हूँ इस पर आपके पास। सही बात है। आप जिस पीढ़ी के नेता हैं शर्मा जी या गुप्ता जी, आप जिस पीढ़ी के नेता हैं, आपने एक पुरानी पीढ़ी भी देखी है सियासत की, नई पीढ़ी भी आप देख रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें मध्य प्रदेश में पहले नहीं थी। खैर वो डिबेट का विषय नहीं है हमारा आज कि हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटे सियासत को। मैं गुप्ता जी आपके पास आ रहा हूँ। गुप्ता जी, चुनाव की चिंता, तनाव तो आपको भी गजब है। आपके विधायक कह रहे हैं कि अगर मैं हार भी गई तो मैं मंत्री बनी रहूंगी। वो कहते हैं कि और जीत गई तो हो सकता है कि सिंधिया जी की मंशा है, शिवराज जी की मंशा है कि मैं डिप्टी सीएम बन जाऊं। तो गुप्ता जी जैसे नेता रह गए हमारे, और जो बाकी प्रत्याशी हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर थोड़ा अच्छे मार्जिन से जीते तो डिप्टी सीएम भी बना जा सकता है। हाँ, तो कोई भी बन सकता है, आपका नंबर भी लग सकता है, किसी का भी नंबर लग सकता है राजनीति में। तो अगर कहीं प्रत्याशी ये बात कह रहा है तो मैं कोई नहीं मानता उसको अनुचित। किसी के कहने से ना कोई बन जाता है ना हो जाता है, लेकिन किसी की इच्छा है और कह रहा है
तो सबको नंबर लग सकता है। आपका भी आसिफ भाई स्वागत है, कभी राजनीति में आए तो हो सकता है आपका भी नंबर लग जाए। गुप्ता जी, इन बातों का कोई महत्व नहीं है। ठीक कर लेता हूँ, वही मेरा पेशा कर लेने दीजिए। पहली रिक्वेस्ट आपसे, और दूसरी रिक्वेस्ट आपसे ये गुप्ता जी कि आप डिप्टी सीएम तो बनवा देंगे, वो तो मान लिया, लेकिन जो दूसरा बयान है कि अगर मैं हार भी गई तो मंत्री बनी रहूंगी, फिर वो नियम कहाँ गया संविधान का कि 6 महीने के अंदर सदस्यता लेनी पड़ेगी? नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ आसिफ भाई। इमरती देवी जी जैसी सहज सरल और नेता है, पीसी शर्मा साहब भी जानते हैं उनको, उनकी वर्षों तक साथ में रही हैं। वो एक सहज कचवी बात करती रहती है, कई बात ऐसी आती है, मुझे लगता है कि कोई वो गंभीर चिंतन का विषय नहीं है। और कोई कह देने से, जैसा मैंने पहले भी जवाब दिया कि कोई कह देने से नहीं हो जाता, जो संविधान है उसका तो कोई तोड़ नहीं सकता, और इसलिए इन बातों का कोई महत्व नहीं है ज़्यादा, संवैधानिक व्यवस्थाओं से ही ये चलता है। दूसरा, आदरणीय पीसी शर्मा जी ने कहा, तो वो जानते हैं, बड़े पुराने नेता हैं, कि प्रोटेम स्पीकर और स्पीकर में अंतर होता है। स्पीकर चुने नहीं गए हैं, प्रोटेम स्पीकर केवल व्यवस्था होती है। और दुर्भाग्य से, क्योंकि इसके कोरोना के कारण विधानसभा सत्र नहीं हुआ, इसलिए 2 बार कार्यक्रम घोषित होने के बाद भी विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ, इसलिए प्रोटेम स्पीकर में कोई संवैधानिक मर्यादाएं भंग नहीं हुई है। ये केवल आप जनता का ध्यान भटकाने के लिए आपके नेता लोग इस बात को कर रहे हैं। रामेश्वर शर्मा भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, नेता हैं, और वो चुनाव प्रचार में आ रहे हैं। ठीक, मैं गुप्ता जी लौट रहा हूँ इस पर आपके पास। मृगेंद्र सिंह जी आपके पास आ रहा हूँ, और मृगेंद्र सिंह जी मेरा आपसे एक सवाल, देखिए, एक अभी जो मध्य प्रदेश की आम जनता में, आम लोगों में जो बात चल रही है, लोग ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी के कोर संगठन ने, पुराने संगठन ने नए आए नेताओं का साथ दे दिया तो फिर ये रुकेंगे नहीं, जीतेंगे, और अगर ये साथ नहीं दिया तो फिर ये टिकेंगे नहीं, हारेंगे। सही बात है, अगर साथ नहीं दिया तो हारना तय है, इसमें कहने की कोई बात नहीं सही। अगर जनता का साथ नहीं दिया है, नेताओं जो छोड़ के गए हैं उनका अगर साथ नहीं दिया वास्तव पुराने कार्यकर्ताओं ने, तो निश्चित रूप से उनके लिए राह आसान नहीं रहेगी। ये बात समझ गए हैं भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े संगठन भी। इसीलिए आप देखिए कि पूरी टीम, नरेंद्र सिंह जी ने वहां ग्वालियर चंबल में एक तरह से डेरा डाल दिया, बाकी पूरी टीम घूम रही है। तो साथ मिल रहा है संगठन का नए लोगों को? सर, मेरी जो खबर है, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा। ठीक, गुप्ता जी आपके पास आ रहा हूं, फिर पीसी शर्मा जी आपके पास आता हूं। गुप्ता जी, एक मंत्री हैं आपके यहाँ, वो कुपोषण मिटाने के लिए अंडा पर बहुत जोर दे रही थी। हमने एक डिबेट भी की थी और हमने कहा था कि अंडा करी में मिक्स नहीं हो पा रहा है आजकल, तो अगर अंडा करी में मिक्स नहीं हो पाएगा तो कैसे परफेक्ट अंडा करी बनेगी? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता काम में लगा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक लोगों को मंडल तक पहुंचाया है। मैं स्वयं यहाँ 15 दिन से ग्वालियर में पार्टी के काम से हूँ। प्रभा झा जी मेरे साथ हैं, जयभान सिंह पवैया यहाँ काम कर रहे हैं, अजय बिश्नोई जी ग्वालियर आए हैं, वो काम कर रहे हैं। पार्टी में सभी लोग काम कर रहे हैं। देखिए, अपना मत कहना, बात कहना, ये कोई लोकतंत्र में पद्धति से पार्टी चलती है। और जो टिकटों के समय भी जहाँ कोई नाराजगी थी, टिकट नहीं मिलने तक सबको अपने की बात कहने का अधिकार रहता है। और भारतीय राजनीति में जो भी काम करता है, सबकी अपनी महत्वाकांक्षा होती है। लेकिन ये सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, एक कैडर आधारित पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी के साथ रहता है। पार्टी में जब तक निर्णय नहीं हो तब तक सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन एक बार पार्टी जब निर्णय ले लेती है तो पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी के निर्णय के साथ होता है, नेता पार्टी के। ठीक, ये बड़ी दिलचस्प बात कही आपने गुप्ता जी। कैडर बेस्ड पार्टी में 28 में से 25 ऐसे नाम लड़ रहे हैं जो 6 महीने पहले तक कांग्रेस में थे। खैर, वो भी एक अलग चीज है, और ये कांग्रेस के साथ भी है स्थिति। शर्मा जी आपसे सवाल, ये बहुत बेहतर मौका था। अलग बात है, लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ठीक, शर्मा जी आपके पास बहुत बेहतर मौका था कि आप, शर्मा जी, अपनी सेकंड बेंच, पार्टी ने काम कर, मैं गुप्ता जी लौट रहा हूं उस पर आपके पास। शर्मा जी, आपके पास ये बहुत बेहतर मौका था कि आप जो अपनी सेकंड लाइन है उसको मौका देते, लेकिन 5 से 7 सीटें, 8 सीटों पर आपने भी ऐसे प्रत्याशी चुन लिए जो या तो इधर से आए हैं, जो या उधर से आए हैं। और ऐसे में तब जबकि आपके आम मूल कार्यकर्ता को उम्मीद थी कि दरी बहुत उठा ली, झंडे बहुत लगा लिए, अब विधायक बनने की बारी है, वो एक बार फिर रह गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ये किस तरह से मौसम के हिसाब से बदल जाते हैं।
वो अंडे का जवाब नहीं दिया उन्होंने, गुप्ता जी ने। ये अंडा भी चलेगा अगर वो सत्ता मिल रही है तो, वो ऐसा लग रहा है, क्योंकि सरेआम कहा एक मंत्री ने कि साहब अंडा खिलाएंगे आंगनवाड़ी में अंडा खिलाएंगे। तो जैन समाज ने, दूसरे और समाजों ने, ब्राह्मण समाजों ने इसका सब जगह विरोध आया। तब उनने कहा, तब उसकी लाइन आई कि नहीं। तो दूसरी बात जो है, 14 लोग मंत्री बन गए बगैर विधायक के, जिसमें से 20 तारीख को 2 को बाहर जाना पड़ेगा। ये सब स्थितियां हैं, लेकिन सत्ता बनी रहे। ये आप जो कह रहे हैं ना, ये काम नहीं कर रहे हैं जो गुप्ता जी ने कहा, ये काम लगा रहे हैं। ये 25 जगह पे, क्योंकि इनने कार्यकर्ताओं की फिक्र नहीं की। ये कार्यकर्ताओं की फिक्र करते तो ये 5 साल करते संघर्ष और फिर आते और जो हमारी वो थी जनता के बीच में पेश करते। लेकिन इनको सत्ता का लोभ इतना था कि ये नहीं, मैं तो शर्मा जी बड़ी आपसे सम्मान के साथ कह रहा हूँ कि आपने ये तो बीजेपी की महाभारत का पूरा प्रसंग बता दिया। सवाल तो मेरी आपकी अपने अंदर की महाभारत का था। हमारी महाभारत में जो आप लोग जिनकी गिनवा रहे हो, ये कांग्रेस के सदस्य रहे, लेकिन ये बीजेपी के कभी नहीं रहे 25। ये अभी भी बोल रहे हैं नारायण पटेल कि कांग्रेस को पंजे पर वोट दो, ये अभी भी बोल रहे हैं। इनके अंदर वही है। और गोविंद सिंह राजपूत ने भी कहा था कि बीजेपी को वोट मत देना। तो इनके अंदर वो डीएनए इनका वो है। लेकिन ये जो 2, 3, 4 जिनकी आप बात कर रहे हो, ये कांग्रेस में रहे, परंपरागत रहे, सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, दंतुवान रहे, और जिन नेताओं से उनका मतभेद था वो चले गए, तो वो कांग्रेस में आ गए। तो ये बहुत फर्क है दोनों चीजों में। आज इनको वहां पे सत्ता मिली है, इन लोगों को जो आए हैं इनको कोई सत्ता नहीं मिली है, इसलिए ये एक डिफरेंस है। ठीक शर्मा जी, इसलिए मैं कह रहा हूँ सत्ता कैसे भी मिले। हाँ, लेकिन एक बहुत पुरानी कहावत है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। लेकिन यहाँ सियासत में अब ये स्थिति है कि सुबह का भूला अब इतनी दूर चला गया है कि शाम को पहली बात तो घर आएगा नहीं, और अगर आएगा तो फिर उसे घर में अपनाया नहीं जाएगा। वैसे भी 9 तारीख से नामांकन शुरू है और 3 तारीख को मतदान है। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए शर्मा जी, गुप्ता जी, मृगेंद्र सिंह जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिबेट में हिस्सा बनने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन 3 तारीख को अपना मताधिकार का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। 10 तारीख को आपको सत्ता जो तय करनी है, किसको देनी है, कांग्रेस को, बीजेपी को, बसपा को किंग मेकर बनाना है, जो भी है वो आप जरूर तय करिएगा। छोटा सा ब्रेक है, बहुत